हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर। और हमारा आज का जो वीडियो है उसको शुरू करें उससे पहले कुछ चंद खूबसूरत पंक्तियां। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। याद रखना, हमारी सबसे बड़ी यदि कोई कमजोरी है तो वो ये है कि हम प्रयास करना ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, राइट। जबकि सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। सफल तो होना है तो आपको एक प्रयास और करना पड़ेगा, लेकिन हम प्रयास ही छोड़ देते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन नर्वस सिस्टम। इस वीडियो के पहले मैंने नर्वस सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस बना दिए हैं और आज उसका पार्ट 4 है जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन है कि उस न्यूरॉन की कोशिका काय कहाँ स्थित होगी। उस न्यूरॉन की कोशिका काय मतलब कि साइटोन कहाँ स्थित होगी जो मेरुरज्जु में अभिवाही सूचना लाते हैं। सेल बॉडीज या साइटोन ऑफ न्यूरॉन्स ब्रिंगिंग एफरेंट इंफॉर्मेशन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड आर लोकेटेड इन। जो एफरेंट इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं उन न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडीज है साइटोन, वो कहाँ पर होंगे। तो आपने स्पाइनल कॉर्ड का तो सेक्शन सभी जानते ही होंगे। स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन ऐसा होता है ना। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा ग्रे मैटर होता है अंदर और बाहर की तरफ वाइट मैटर होता है। ये पूरा ग्रे मैटर है और यहां से आप जानते हो ये निकलती है ऐसे ऐसे, और यहाँ से भी एक ऐसे स्ट्रक्चर निकलता है और ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, डॉर्सल हॉर्न है। ये क्या है, जैसे डॉर्सल हॉर्न। और ये क्या है, वेंट्रल हॉर्न है। वेंट्रल हॉर्न समझते हो ये क्या चीज है, पृष्ठशंग। पृष्ठशंग है और ये अधरशंग है। सींग जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनसे क्या निकलती है, ये डॉर्सल रूट, मतलब इसको बोलते हैं पृष्ठ मूल। मतलब पृष्ठशंग से पृष्ठ मूल बाहर निकलती है और अधरशंग से क्या निकलती है, वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट बोले तो अधरशंग, राइट। अब ये जो डॉर्सल रूट है ना, इसके अंदर ये क्या चीज़ होती है, डेट इज यहाँ पर यदि आप देखोगे तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है। ये डॉर्सल गैंग्लियन होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, मतलब पृष्ठ मूल गुच्छक होता है। और हमेशा याद रखना, यहाँ से ये क्या निकलती है, स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व तो क्या होती है, मिक्स्ड होती है। क्यों? क्योंकि जो डॉर्सल रूट जो है इसके अंदर, डॉर्सल रूट के अंदर जो तंत्रिका होगी वो अभिवाही होगी और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगी, अपवाही होगी, मोटर होगी, है ना। तो ये चीज़ याद रखो। यहाँ पर ये क्या होगी, ये एफरेंट होगी, संवेदी होगी, है ना, संवेदी तंत्रिका होगी। तो क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस न्यूरॉन की कोशिका क्या है, कहाँ स्थित होगी जो मेरुरज्जु में, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो सेक्शन बनाया है ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बनाया है। तो उस न्यूरॉन की कोशिका क्या है, कहाँ स्थित होगी जो मेरुरज्जु में अभिवाही सूचना लाते हैं। Cell bodies of neurons bringing efferent information into the spinal cord are located in. Cell bodies of neurons bringing efferent information into the spinal cord are located in. क्या मेरुरज्जु का दूसरा द्रव्य ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, ग्रे मैटर ये जो है ये अंदर की तरफ ग्रे मैटर है। मेरुरज्जु के श्वेत द्रव्य में व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, ये रहा पृष्ठमूल गुच्छक या वेंट्रल रूट गैंग्लिया। पहली बात तो वेंट्रल रूट गैंग्लिया ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वेंट्रल रूट गैंग्लिया नहीं, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ही होता है। तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया आंसर होगा।
cell bodies of neurons bringing efferent information, right, into the spinal cord are located in dorsal root ganglia. वह न्यूरॉन की कोशिका का कहाँ स्थित होगी, जो मेरुरज्जु में अभिवाही सूचना लाते हैं. तो अभिवाही सूचना लाने वाले जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना, उनके जो सेल बॉडीज़ होगी वो कहाँ पर होगी, डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर होगी. ठीक है. नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती है, रिफ्लेक्स एक्शंस. एक चीज़ आपको बता दूं, रिफ्लेक्स एक्शंस जो है ज़्यादातर वो स्पाइनल कोड से नियंत्रित होते हैं. या आपको मैं बता दूं कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो दो चीज़ों से कंट्रोल होते हैं. एक तो स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोले तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ये क्या है, मेरुरज्जु. तो रिफ्लेक्स एक्शंस या तो स्पाइनल कोड से कंट्रोल होते हैं या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं. अब अपने यहाँ पर क्या दे रखा है, पेशियों द्वारा, नो. लिम्स के द्वारा, पादों द्वारा, नहीं. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, यस, क्योंकि स्पाइनल कोड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट नहीं होते क्या, ब्रेन और स्पाइनल कोड. यहाँ पर यदि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दे रखा होता, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो उसको भी हम लोग ऑप्ट करते हैं. लेकिन यहाँ पर तो ऑटोनोमिक या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दे रखा है, पीएनएस नहीं दे रखा है, तो हम स्पाइनल कोड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है, इसलिए हम लोग सीएनएस को ऑप्ट करेंगे. एक सरल प्रत्यावर्ती चाप का सही क्रम बताइए. एक देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो पाथवे यूज होता है, प्रत्यावर्ती क्रियाओं में जो पथ यूज होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क है ना, मतलब रिफ्लेक्स आर्क. फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिंपल रिफ्लेक्स आर्क. ये आर्क है बेटा, दिस इज आर्क है ना, दिस इज आर्क. फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिंपल रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले जो है वो रिसेप्टर्स ग्रहण करते हैं, राइट, और रिसेप्टर्स से इम्पल्सेस को सेंसरी नर्व्स जो होती है वो कहाँ लेके जाती है, सीएनएस के अंदर, और सीएनएस से वो कहाँ जाती है, प्रभावी अंग के ऊपर. मतलब सबसे पहले रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं, यहाँ से रिसेप्टर से सेंसरी नर्व जो है वो इन इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ले जाती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ ले जाती है, इफेक्टर के ऊपर. फोर्थ होना चाहिए. बाकी सब क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर रिसेप्टर से चालू नहीं हो रहे. ये देखो, ये ब्रेन से चालू हो रहा है, इसलिए नहीं होगा. यहाँ पर उल्टा ही प्रभावी अंग पहले दे रखा है, पेशियाँ दे रखी है. तो परफेक्ट है कि जो रिफ्लेक्स आर्क है उसका ये होगा पाथवे कि सबसे पहले रिसेप्टर होते हैं, राइट. रिसेप्टर इम्पल्सेस को ग्रहण करते हैं, सेंसरी नर्व्स इन इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लेके जाती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये इफेक्टर ऑर्गन पे पहुंच जाते हैं. मेरुरज्जु कपाल के कौन से छिद्र से बाहर निकलती है. जैसे हमारी जो स्कल होती है, स्कल, राइट, वहाँ पर एक छेद होता है जिससे कि स्पाइनल कोड बाहर आ जाती है. अरे भाई, ब्रेन ही तो स्पाइनल कोड के रूप में बाहर आ जाती है, ब्रेन ही तो स्पाइनल कोड के रूप में बाहर आ जाती है. तो पूछा है मेरुरज्जु कपाल के कौन से छिद्र से बाहर निकलती है. मतलब ये जो स्पाइनल कोड है, मेरुरज्जु है, ये आपकी स्कल के अंदर ऐसा कौन सा छेद होता है जिससे कि वो बाहर निकलती है. तो याद रखना बेटा, मोनरो का छिद्र नो, पेंची का छिद्र नहीं, मैग्नम का नहीं, यस, फोरामेन ऑफ मैग्नम. ये क्या है, फोरामेन ऑफ मैग्नम है, ये वाला फोरामेन ऑफ मैग्नम. फोरामेन ऑफ मैग्नम से ही आपकी स्पाइनल कोड जो होती है वो बाहर आ जाती है. मतलब ब्रेन का एक्सटेंशन ही तो क्या है, स्पाइनल कोड है. तो जब वहाँ से फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलकर और क्या बना देती है, स्पाइनल कोड बना देती है. तो थर्ड वाला आंसर करेक्ट है. शरीर की अधिकांश अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है. अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम या डायनसेफेलोन. बेटा, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है ना. मेडुला ऑब्लिंगेटा जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं,
उनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा के वेंट्रिकल्स से सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य यानी कि CSF निम्न में से कौन से छिद्रों से होकर बाहर निकलकर मेनिंजेस बोले तो मस्तिष्क आवरण बेटा, मस्तिष्क आवरणों के अंदर भी CSF भरा रहता है ना, के मध्य आ जाता है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा के वेंट्रिकल बोले तो गुहा, मेडुला ऑब्लिंगेटा के गुहा से जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य है वो कौन से छिद्रों से बाहर निकलकर और मेनिंजेस के अंदर पहुंच जाता है? समझ में आ गया? द CSF passes out from the ventricle यानी कि कैविटी ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा into space between meninges of brain through। तो कौन से? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा से एसोसिएटेड कुछ छिद्र होते हैं, 2 टाइप्स के छिद्र होते हैं, एक फोरामेन ऑफ मैग्नेडी और एक फोरामेन ऑफ लुस्का। फोरामेन ऑफ मैग्नेडी और फोरामेन ऑफ लुस्का, ये देखो कहाँ पर है मैग्नेडी, यहाँ पर ये मैग्नेडी एवं लुस्का के रंध्र, फोरामेन ऑफ लुस्का एंड फोरामेन ऑफ मैग्नेडी। समझ में आ रहा है? मेडुला ऑब्लिंगेटा से संबंधित फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है और फोरामेन ऑफ लुस्का होता है। तो ये छेद होते हैं, इनके द्वारा जो CSF होता है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा की स्पेस से होते हुए, कैविटी से होते हुए मेनिंजेस के पास में मस्तिष्क आवरण के बीच में पहुंच जाता है। तो उसका आंसर होना चाहिए फोरामेन ऑफ मैग्नेटी एंड फोरामेन ऑफ लुस्का। अगर मनुष्य में सेरिबेलम क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? तो संतुलन नहीं रह पाएगा, सेरिबेलम लॉस हो जाएगा तो संतुलन खत्म हो जाएगा। शेकी एंड स्पीच बिकम डिफेक्टिव, उसका शारीरिक अंग बिल्कुल झूलते हुए दृष्टिगोचर होता है एवं उसके बोलने के तरीके के अंदर त्रुटिपूर्ण दिक्कत आ जाती है। वह शरीर संतुलन बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंस्ड हो जाता है एवं बोलने का तरीका त्रुटिपूर्ण तथा काम के समय ऐच्छिक पेशियों में अनियमित गति हो जाती है मतलब जब पर्सन वर्क करता है तो ऐच्छिक पेशियों में अनियमित गति हो जाती है। अनबैलेंस्ड, वॉक अनकंट्रोलली, डिफेक्टिव स्पीच एंड इंटेंशनल ट्रिमोर, मतलब कि ऐच्छिक पेशियों में अनियमित गति हो जाती है। तो ये तो होना ही चाहिए भाई। उसके अंगों में झटके आते हैं, जर्की एंड डिफेक्टिव स्पीच, राइट। यहाँ पर ये क्या, ये देखो आप, और ऊपर वाले में क्या था, वह शरीर संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होता है, बोलने का तरीका त्रुटिपूर्ण तथा काम के समय ऐच्छिक पेशियों में अनियमित हो जाती है। और उसके अंगों में झटके आते हैं, झर्क लगता है और उसके अंगों में झटके आते हैं तथा चलने में असमर्थ हो जाता है। जर्की एंड वॉकड अनकंट्रोलली, राइट, जर्की एंड वॉकड अनकंट्रोलली। तो सबसे जो बेहतरीन जो इसके अंदर ऑप्शन जाता है, वो जाता है यहाँ पर, एक तो ये एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको हटा देता हूँ मैं, ये डिफेक्टिव स्पीच यहाँ पर नहीं आएगा, केवल झरकी। तो अनबैलेंस्ड हो जाता है। वैसे भी आपको मैंने पहले बताया था, सेरिबेलम डैमेज हो जाएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अनबैलेंस्ड हो जाता है, वॉक अनकंट्रोलली, डिफेक्टिव स्पीच, तो एवं बोलने का तरीका त्रुटिपूर्ण तथा काम के समय ऐच्छिक पेशियों में अनियमित क्या हो जाती है, गति हो जाती है। उसके अंगों में झटके आते हैं तथा चलने में असमर्थ हो जाता है। जर्की एंड वॉकड अनकंट्रोलली नहीं। जो सबसे सटीक है वो कौन सा जाता है, सेकंड वाला ऑप्शन जाता है। नेक्स्ट, किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति को चोट लगने से उसके शरीर में जल संतुलन, ध्यान दीजिएगा, जल संतुलन, भूख और शरीर का ताप नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, तो बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेटर वो हाइपोथैलेमस है, हंगर को कंट्रोल करने वाला जो है वो हाइपोथैलेमस है, ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह, ये वाटर रेगुलेशन करने वाला जो है वो कौन है, तो हाइपोथैलेमस है। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सपोज टू बी डैमेज्ड इफ इन एन एक्सीडेंट अ पर्सन लॉस्ट कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर, तो अनुमस्तिष्क होगा नहीं, सेरिबेलम नहीं, हाइपोथैलेमस, यस, क्योंकि इन सारे चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लिंगेटा भी नहीं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी नहीं। हाइपोथैलेमस जो होता है, याद रखना, किसी पेशेंट का हाइपोथैलेमस यदि डैमेज हो जाए तो उसके अंदर वाटर बैलेंस, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, ये सब चीज़ें कंट्रोल मतलब रेगुलेट नहीं होगी। मस्तिष्क का कौन सा भाग इमोशन जैसे प्यार, गुस्सा और संतुष्टि का नियंत्रण करता है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि लव, एंगर और प्लेजर को कंट्रोल करती है। लव, एंगर, प्लेजर मतलब प्यार, गुस्सा और संतुष्टि को कंट्रोल करने वाला यदि कोई होता है तो कौन है, हाइपोथैलेमस है। देख लो कहाँ पर है, ये रहा हाइपोथैलेमस, है ना। जितना भी राइट, प्यार, गुस्सा, संतुष्टि,
इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस है। नाउ एच आकृति का दूसरा द्रव्य किस में पाया जाता है? अभी जस्ट बताया था, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ऐसे ये ऐसे दिखता है ना एच आकृति का, ये बीच में एच आकृति बनी है ना, ये तो ये जो चीज़ आप लोगों को दिख रही है, ये क्या चीज़ है? दूसरा द्रव्य बीच में, दूसरा द्रव्य यानी कि ये क्या है? ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर है। तो एच आकृति का दूसरा द्रव्य किस में पाया जाता है? तो ये तो स्पाइनल कॉर्ड में आना चाहिए, ये स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। क्लियर है? तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन नर्वस सिस्टम। ये उसका पार्ट 4 था। इससे पहले जो प्रीवियसली जो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए एमसीक्यू बेस्ड, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे हो, एंडोक्राइन सिस्टम पे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो, नर्वस सिस्टम के ऊपर हो, राइट, उन सभी को भी आप लोग देखिए ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में एक बहुत अलग सी धार मिल सके। सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।